हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएससी सीरीज, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट फंक्शंस। अब डीएससी के अंदर इसके अलावा अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट भी सीखना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर हमें अवेलेबल मिल जाएगा, तो हम वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो when we talk about functions, functions are a really simple concept. Functions basically give life to programming and everything in the coding world is majoritarily done using functions. तो functions का हमारा ये जो चैप्टर होगा, it is going to be a very simple chapter. सबसे पहले शुरुआत ही कर देते हैं डिफाइन करने से कि एक फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली इन आवर प्रोग्राम इफ वी वांट टू डू सम वर्क अगेन एंड अगेन, सो वी राइट दैट वर्क इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस. And how does a function look like? A function looks like this. For example, we want to create a function जिसका काम है hello print करवाना या hello world print करवाना. तो हम सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप बताते हैं. फंक्शन इनहेरिटली जब हम फंक्शन को समझते हैं तो हम उसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं जो कुछ इनपुट लेता है, कुछ काम करता है और कुछ आउटपुट रिटर्न करता है. अब ये जिस तरीके का आउटपुट रिटर्न करता है हमें उस आउटपुट का टाइप बताना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ अ फंक्शन विच रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, तो उसके टाइप में हम लिखेंगे इंट. जैसे इंट मेन, हम एक फंक्शन लिखते हैं जो रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है वैल्यू 0 को. तो इस तरीके से जो हमारा मेन फंक्शन जिसको हम हर क्लास के अंदर लिखते आ रहे हैं, विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, इट इज़ एक्चुअली अ फंक्शन, अ प्लेन एंड सिंपल फंक्शन विच हैज़ इंट एज इट्स रिटर्न टाइप. फिर हम लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम, जैसे इस फंक्शन का नाम मैंने प्रिंट हेलो दिया है, जबकि मेन फंक्शन का नाम मेन होता है. उसके बाद हम लगाते हैं अपने पेरेंथेसिस एंड देन आर कर्ली ब्रेसेस. ये जो कर्ली ब्रेस होता है, वंस अगेन ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम फंक्शन का पूरा काम बताने के लिए यूज़ करते हैं. और इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो हमारे इस फंक्शन का प्रोसेस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमें बहुत बार अपने कोड के अंदर वी वॉन्ट टू प्रिंट हेलो, इस तरीके से हम हेलो प्रिंट करना चाहते हैं. फिर हमने दो वेरिएबल्स लिए, इंटीजर ए, इंटीजर बी, एंड दोबारा से हम हेलो को प्रिंट करना चाहते हैं. तो लेट्स सपोज हेलो को प्रिंट करने का ये जो काम है ये हम बार बार अपने कोड के अंदर रिपीट करना चाहते हैं. तो इन लाइनों को, इस कोड को बार बार लिखने के बजाय व्हाट डू, वी कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू अ फंक्शन. और फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये हमारा इंटीजर मेन फंक्शन है, तो इसके बाहर हमें अपना दूसरा फंक्शन लिखना पड़ेगा. लेट्स सपोज मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट हेलो. तो हमने जैसे वेरिएबल्स के नाम हम डिफाइन करते हैं वैसे ही हम अपने फंक्शंस के नाम भी डिफाइन कर सकते हैं. प्रिंट हेलो मेरा एक फंक्शन है जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिसके अंदर हम अपना ये हेलो प्रिंट करवाने का जो काम है उसे अब कंप्लीट कर सकते हैं. और हर फंक्शन के साथ हमें उसका रिटर्न टाइप बताना होता है. अगर ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा होता तो इसका रिटर्न टाइप इंट होता. जो फंक्शंस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते उनका रिटर्न टाइप हम लिखते हैं वॉइड. वॉइड का मतलब होता है दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. तो क्योंकि इस फंक्शन सिर्फ प्रिंट करवा रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड हो जाएगा. अब जब हमें प्रिंट हेलो कभी भी करवाना है तो हम यहाँ पर सिंपली अपने फंक्शन का नाम लिख सकते हैं एंड उसे कॉल कर सकते हैं. तो ये जो हमने यहाँ पे पूरे के पूरे फंक्शन का लॉजिक लिखा, इस लॉजिक को कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन. मतलब हमने यहाँ फंक्शन को डिफाइन कर दिया. लेकिन अगर मैं सिंपली इस तरीके से अपने कोड को सेव करूं एंड रन करूं तो मेरा कोड कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि फंक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता, फंक्शन को बुलाया नहीं जाता. फंक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कहीं पर रह रहे हैं और फंक्शन बेसिकली हमारा हेल्पर है और उस हेल्पर को कोई एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई कुक है, कुक का काम है कि उन्हें खाना बनाना है. तो खाना कब बनेगा? खाना तब बनेगा व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल अप आवर कुक एंड आस्क देम टू कुक समथिंग फॉर अस. तभी खाना बनने वाला है. ऐसा नहीं है कि कुक हैं घर पे और उन्हें खाना बनाना आता है, ठीक है वो सारी स्किल्स हैं, पर तब तक नहीं बनेगा जब तक हम उन्हें बुलाएंगे नहीं. एंड इसी चीज़ को प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक फंक्शन कॉल या फंक्शन इन्वोक करना कहते हैं. और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? वी बेसिकली राइट द नेम ऑफ द फंक्शन. द नेम ऑफ द फंक्शन इज प्रिंट हेलो एंड फिर हम लगाते हैं अपने पेरेंथेसिस एंड फिर लगाते हैं सेमीकोलन. तो इस तरीके से हमने फंक्शन को कॉल कर दिया. अब इसे अगर सेव करेंगे, लेट्स क्लियर दिस एंड रन, तो इस बार हमारा फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पर आ जाएंगे. कंट्रोल बेसिकली यहाँ आ जाएगा प्रोग्राम का और हमारे पास हेलो स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा. एंड हम चाहें तो इस फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं. जहाँ पर भी हमें हेलो प्रिंट कराना होगा वहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे और वहाँ पर जो भी फंक्शन काम करता है वो हमारे लिए बार बार रिपीट होता चला जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ सिंपल फंक्शन.
अब कोई फंक्शन चाहे तो किसी वैल्यू को भी रिटर्न कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये जो फंक्शन है प्रिंट हेलो, ये हेलो प्रिंट करने के बाद रिटर्न करता है वैल्यू लेट्स सपोज 3. सो इट हैज़ टू रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू. तो इस तरीके से जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसे हम चाहें तो किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं. इंट वैल्यू इज इक्वल टू दिस. तो जैसे ही प्रिंट हेलो कॉल होगा, पहले तो हेलो प्रिंट होगा, देन 3 रिटर्न होगा, एंड दिस रिटर्न्ड 3 इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इन दिस वैल्यू वेरिएबल. और हम चाहें तो इस वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं. वैल्यू हमारे पास रिटर्न होके आई है VAL. लेट्स सेव इट एंड रन. तो हमारे कोड ने क्या किया, हमारे कोड ने पहले हेलो को प्रिंट किया, फिर वैल्यू जो 3 आई थी उस वैल्यू को रिटर्न किया. तो हमने उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, एंड नाउ वी कैन यूज दिस वैल्यू इन एनी वे. अब हम चाहें तो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसे हम डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं. जैसे यहीं पर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन अ वेरिएबल वी कैन राइट अ सी आउट स्टेटमेंट, जहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं. फंक्शन कॉल होकर अपना काम करवा देगा, फिर वैल्यू रिटर्न करेगा और वैल्यू को सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगी ऑन द स्क्रीन. तो ये वाला कोड भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा. तो इस तरीके से हम फंक्शंस को बना सकते हैं, फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं. अब फंक्शंस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो हमें पता होना चाहिए. बेसिकली जब भी फंक्शंस यूज़ होते हैं तो वी कैन ऑल्सो राइट पैरामीटर्स इन देम. अब फंक्शन के लिए पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन के लिए पैरामीटर हमने बात की थी, फंक्शन ब्लैक बॉक्स होता है जो इनपुट लेता है, आउटपुट रिटर्न करता है. इस आउटपुट का हम रिटर्न टाइप लिखते हैं और इस आउटपुट को हम रिटर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिटर्न कीवर्ड. तो जो भी फंक्शन का इनपुट होता है उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स. तो फंक्शन पैरामीटर्स यानी कुछ वेरिएबल्स को इनपुट लेता है और उनके ऊपर वो कुछ भी काम परफॉर्म कर सकता है. और ये जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं इन्हें हम इन पेरेंथेसिस के अंदर लिख रहे होते हैं. हर एक पैरामीटर का पहले हम टाइप बताते हैं और फिर हम उसे एक नाम दे देते हैं, जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल को नाम देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ 2 नंबर्स, तो उसके लिए हम फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे. फंक्शन हमें पता है इसे 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो इसे हम नाम दे सकते हैं सम, और इसके अंदर हम 2 पैरामीटर 2 वैल्यूज़ इनपुट ले सकते हैं, इंटीजर A एंड इंटीजर B. एंड ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक वेरिएबल बना लेगा s इज इक्वल टू A प्लस B एंड इट इज़ गोइंग टू रिटर्न दिस s. तो इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है. तो इस तरीके से हम एक फंक्शन लिख सकते हैं जो 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करने का काम करता है. तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई. हाउ आर वी गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, विल बेसिकली राइट द फंक्शन नेम और फिर पेरेंथेसिस के अंदर ही सबसे पहले हम A की वैल्यू पास करते हैं, फिर हम B की वैल्यू पास करते हैं. जैसे A की वैल्यू लेट्स सपोज हमने पास की 10, B की वैल्यू पास की 5. तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे लिए सम कैलकुलेट करेगा एंड उसी सम को हम चाहें तो यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं. लेट्स रन आवर कोड एंड इस बार हमारा सम हो जाएगा 15 के इक्वल. तो अब जब भी हमें सम कैलकुलेट करने का काम करना है, हमें ये जो लाइन है इसे हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं. अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सम कैलकुलेट करने का काम तो बहुत ईजी होता है, उसको तो सिंपली अगर हम यहाँ पर सी आउट कर देते 10 + 5 तो वो तो बहुत आसानी से हो जाता. तो हमने इसके लिए पूरा का पूरा इतना कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स क्यों लिखा है. बेसिकली फंक्शंस का काम सम जैसी बहुत छोटी या सिंपल चीज़ें कैलकुलेट करना नहीं होता. इसका रीज़न ये है कि अभी तो हम बहुत सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है, लेकिन कल को हम बहुत सारी लाइनों वाला ऐसा कोड होगा जिसको बार बार रिपीट करना चाहेंगे. किस काम को, किसी काम में हो सकता है 10 लाइन्स हो, किसी काम में हो सकता है 5 लाइन्स ऑफ कोड हो. तो अगर एक प्रोग्राम के अंदर हम बार बार वो 10 लाइन्स ऑफ कोड 5 लाइन्स ऑफ कोड रिपीट करके लिख रहे होंगे तो उससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी ख़राब होती है एंड उससे प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग के अंदर, विच इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी. रिडंडेंसी कहने का मतलब है कि कोड के अंदर कोई ऐसा काम था जिसको आप एक बार लिख के ही करवा सकते थे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, लेकिन वही कोड आपने बार बार रिपीट करके लिखा है, विच इज़ अ साइन ऑफ अ बैड प्रोग्रामर, जो हमें नहीं बनना है. रिडंडेंसी का मतलब होता है अननेसेसरी रिपीटेशन इन द कोड, जिसको हमें अवॉइड करना है शुरुआत से ही. तो कभी भी आपको दिखे ना कि हमारे कोड के अंदर, चाहे वो किसी भी चीज़ का कोड हो, कभी भी आपको दिखे कि कोई ऐसा काम है जिसको आपको 3 बार कराना पड़ रहा है, 4 बार कराना पड़ रहा है, तो वहीं के वहीं आपको उस काम का क्या करना है, फंक्शन क्रिएट कर देना है. कभी भी सेम लाइन ऑफ कोड को एज अ गुड प्रोग्रामर हमें रिपीट करके अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखना है. तो ये तो हमारा ऐसा फंक्शन हो गया जो 2 वैल्यूज़ का सम जो है उसे हमें रिटर्न करके देता है. हम चाहें तो ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इन्हें फ्लोट या इन्हें डबल टाइप का भी बना सकते हैं. तो ये जो फंक्शन होगा ये डबल सम जो है उसे रिटर्न कर रहा होगा. तो कल को अगर हम 10.99 एंड 5.65 का सम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा 16.64.
अब जैसे हमने 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बनाया, वैसे ही हम एक और फंक्शन बना सकते हैं टू कैलकुलेट द मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर पॉज करना है और एक बार खुद से इस फंक्शन को लिखने की कोशिश करनी है। तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू जो भी मिनिमम होगी। इस फंक्शन को कह देते हैं मिनिमम ऑफ 2। मिनिमम ऑफ 2 के अंदर एक तो हम इंटीजर a लेंगे, एक इंटीजर b लेंगे। जो भी छोटी वैल्यू होगी उसे हम इस फंक्शन से रिटर्न करना चाहते हैं। तो मिनिमम चेक करने के लिए हम चेक करते हैं इफ़ a इज़ लेस देन और लेस देन इक्वल टू, दोनों में ठीक होगा। अगर a b से कम है तब तो a मिनिमम है, एल्स हम रिटर्न कर देंगे b को। तो दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा और हम सी आउट कर देंगे मिनिमम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं मिनिमम ऑफ 2 एंड इसके अंदर पास कर देंगे हम 5 एंड 3। तो हमारे पास दोनों नंबर्स का मिनिमम प्रिंट होकर आ जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी 3। अब यहाँ पर भी हमने 4 लाइनें लिखी हैं, पर ये जो 4 लाइनों का लॉजिक है, कभी भी अगर हमें आज के बाद मिनिमम चेक करना हुआ तो हमें बार बार ये लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली एक फंक्शन बना सकते हैं, सिंपली उस फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर बस हमें वैल्यू पास करनी है और उसका जो आउटपुट आएगा उसे हमें यूज़ करना है। ऑल्सो हमारे फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यूज़ ली जाती हैं, इन वैल्यूज़ को हम पैरामीटर्स कहते हैं। और ये जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं, जैसे 5 हमने पास किया जो a के अंदर जाके स्टोर होगा, 3 हमने पास किया जो b के अंदर जाके स्टोर होगा। तो ये जो वैल्यूज़ हम भेजते हैं 3 एंड 5, इन वैल्यूज़ को हम अपने आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो दोनों के लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं दे आर द एक्चुअल वैल्यूज़ पास टू अ फंक्शन, वेयर एज पैरामीटर्स आर नथिंग बट द कॉपी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे उन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी किया जा रहा है, जबकि ये एक्चुअल वैल्यूज़ थी जिन्हें पास किया था फंक्शन के अंदर। जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, या मैं लिखकर भी बता देती हूँ, जैसे हमारे नंबर्स हो गए 1 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, इस तरीके की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली चेंज नहीं हो सकते प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे 15 है वो 15 ही रहेगा, ये कोई वेरिएबल a नहीं है जिसकी वैल्यू आज 15 है तो कल को 10 हो जाएगी। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा वैसी की वैसी रहती हैं, चेंज नहीं होती। तो इन वैल्यूज़ को टेक्निकल टर्म्स के अंदर हम अपने लिटरल्स कहते हैं। लिटरल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसी वो है। 1 का मतलब 1 ही रहेगा, चाहे आप C++ के अंदर लिखें, चाहे आप जावा के अंदर लिखें। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लिटरल्स कहते हैं। और जनरली जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन के अंदर, दे आर ऑल्सो लिटरल्स। तो हमने फंक्शंस के बेसिक्स को कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हम सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आर फंक्शन। सबसे पहला सवाल हमारे पास है टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो हमें सिंपली एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम 1 से लेकर n तक का सम कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब क्योंकि ये n वैल्यू फिक्स नहीं है तो n को हम एज आर पैरामीटर ले सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे फंक्शन? लेट अस क्रिएट अ फंक्शन। इट्स रिटर्न टाइप इज गोइंग टू बी वॉइड बिकॉज वी डोंट रियली नीड टू रिटर्न एनीथिंग। इसे नाम हम दे सकते हैं सम n एंड इसके अंदर इंटीजर n हमारे पास एज अ पैरामीटर आ रहा होगा। अब कभी भी हमें 1 से लेकर n तक का सम कैलकुलेट करना होता है तो वो प्रोसेस हमें ऑलरेडी आता है। सम वेरिएबल ले लेंगे विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0। फिर हम एक फॉर लूप बना लेंगे, इंटीजर i इक्वल्स 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, एंड हर बार सम के अंदर प्लस इक्वल टू कर देंगे हम अपने i को एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हम चाहें तो अपना सम रिटर्न भी कर सकते हैं इफ़ वी डोंट रियली वांट टू प्रिंट इट इनसाइड द फंक्शन। हम चाहें तो इंटीजर करके इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। अभी के लिए इसको रिटर्न कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमें सम कैलकुलेट करना है सम n के थ्रू फ्रॉम 1 to 5, तो वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और कल को अगर इसी सम को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्रॉम 1 to 10, वो भी हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 1 से 5 तक का सम 15 होने वाला है, 1 से 10 तक का सम 55 होने वाला है। तो इट इज़ रियली ईजी टू राइट फंक्शंस। अब अगर यही सेम काम हमें 2 बार कराना होता तो ये जो पूरा का पूरा फॉर लूप है इसको हमें 2 बार लिखना होता अपने कोड के अंदर, जिससे रिडंडेंसी आती। तो उसी प्रॉब्लम को, रिडंडेंसी की ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश हमारे फंक्शंस करते हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द कोड जो कंपनीज़ के अंदर लिखा जाता है, ऐसा जनरली कंपनीज़ के अंदर नहीं होता कि सारा का सारा जो हमारा लॉजिक है वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा। हम अपने लॉजिक को टुकड़ों में बांटते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, और ये चीज़ धीरे धीरे हम अपने पूरे डीएसए कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देखने वाले हैं। एक और सवाल अब सॉल्व करते हैं विच इज़ टू कैलकुलेट n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल वैसे तो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था टू सॉल्व हमारे लूप्स वाले चैप्टर में। अब n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल इज मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स 1 through n। तो 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी 1 into 2 into 3 into 4, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 24।
तो फैक्टोरियल निकालने का जो प्रोसेस होता है इट इज़ वेरी सिमिलर टू सम निकालने का प्रोसेस। फैक्टोरियल निकालने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फैक्टोरियल, जिसको इनिशियलाइज करते हैं 1 के साथ। जैसे कभी भी सम निकालना है तो सम को हमेशा इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ। क्यों? क्योंकि 0 ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर आप कुछ भी ऐड करोगे आंसर हमेशा सेकेंड वैल्यू ही होगा। वैसे ही फैक्टोरियल को इनिशियलाइज करते हैं 1 के साथ, क्योंकि 1 ऐसी वैल्यू जिसके साथ अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा वो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू होगी। तो इसीलिए फैक्टोरियल कभी भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना हो तो 1 से इनिशियलाइज करना है, सम निकालना हो तो 0 से इनिशियलाइज करना है। ये बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए हम बेसिकली एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक। तो हम एक फॉर लूप लिख सकते हैं जिसमें i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। हर बार फैक्टोरियल में क्या होता है, हर बार फैक्टोरियल में हमारे i की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। तो फैक्टोरियल इनटू इक्वल टू हम लिख सकते हैं अपना i, ये हमारा फॉर लूप हो गया। और लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं अपनी फैक्टोरियल की वैल्यू को। तो इंटीजर वैल्यू ही होगी हमारा फैक्टोरियल, तो उसी वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। तो इस लॉजिक को एक बार कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ये बहुत सिंपल लॉजिक होने वाला है। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n के अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू लेंगे n। सबसे पहले तो फैक्टोरियल वेरिएबल बना लेते हैं जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ। फिर एक लूप चला लेते हैं i इज इक्वल टू 1 से n तक i प्लस प्लस। हर बार फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी फैक्टोरियल इनटू n। इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका है फैक्टोरियल इनटू इक्वल टू n, नॉट n i। यहाँ पर भी i हम लिखते हैं तो इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका हमने लिख लिया। एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू रिटर्न आवर फैक्टोरियल वैल्यू। सो दिस इज़ द एंटायर फंक्शन टू कैलकुलेट n फैक्टोरियल। हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल n फॉर 4 एंड फैक्टोरियल n फॉर लेट्स सपोज 5। क्लियर इट एंड सेव। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 होता है 24, फैक्टोरियल ऑफ 5 होता है 120। तो ये बिल्कुल सही वैल्यूज़ हमारे पास आकर प्रिंट हो गई हैं। एंड यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शंस को लिखना कितना ईजी है, कितना सिंपल है, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है इस पूरी चीज़ में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। बेसिकली अभी तक हमने इस तरीके का एक फॉर्मेट देखा है कि हमने एक इंटीजर मेन फंक्शन बनाया है इस तरीके का, और उस मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ कुछ काम करवाते हैं। अब लेट्स सपोज इसके अलावा लेट अस क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड सम। सम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर a एंड इंटीजर b इन वैल्यूज़ को पास कर रहे हैं और हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं a प्लस b का सम। तो इस तरीके से डायरेक्टली सम रिटर्न हो सकता है। तो मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन हमारे सम फंक्शन को कॉल करता है और इसे वैल्यूज़ 3 एंड 5 पास करता है, जिसके बेसिस पर ये कुछ सम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से है रिटर्न 0। तो इस तरीके का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस मेमोरी के अंदर कहाँ पर स्टोर होते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, स्पेसिफिकली C++ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहली जो हमारे पास मेमोरी होती है, इस मेमोरी को हम कहते हैं हमारी स्टैक मेमोरी। स्टैक के बारे में बाद में जाकर हम पूरा का पूरा एक चैप्टर करेंगे, बिकॉज स्टैक इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी चीज़ जो डेटा को स्टोर कराती है। तो स्टैक क्या करता है, स्टैक डेटा को स्टोर कराता है। स्टैक को अगर रियल लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि बुक्स के ऊपर बुक्स के ऊपर बुक्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, तो इसको हम एक स्टैक ऑफ बुक्स कहते हैं। तो स्टैक में चीज़ें एक के ऊपर एक लेयर में स्टोर होती हैं। एक होता है हमारा स्टैक और एक होता है हमारा हीप। तो सिस्टम के अंदर 2 तरीके की हमारे पास मेमोरी होती है। हीप जो मेमोरी होती है वो जनरली डायनेमिक एलोकेशन के लिए यूज़ होती है। स्टैक जो होता है वो जनरली स्टैटिक एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। अब डायनेमिक एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक एलोकेशन क्या होता है, वो अभी हमें समझ में नहीं आएगा, वो हम बाद वाले चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे। तो जनरली हमारे जो फंक्शंस होते हैं ये सारे के सारे स्टैक के अंदर आकर स्टोर हो रहे होते हैं। स्टैक के अंदर कैसे स्टोर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोड कहाँ से शुरू होता है, हमारा जो भी प्रोग्राम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा मेन फंक्शन होता है। यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे जैसे सम को तो मेन फंक्शन ने कॉल कर दिया, लेकिन मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? मेन फंक्शन को ऑटोमेटिकली कंपाइलर ही इंटरनली कॉल करता है, उसे हमें नहीं कॉल करना पड़ता। तो जब मेन फंक्शन को फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली कॉल जाती है तो उसके लिए यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है स्टैक मेमोरी के अंदर, और इस लेयर को हम कहते हैं अपना स्टैक फ्रेम। और स्टैक फ्रेम के अंदर जाकर मेन फंक्शन का जो पूरा लॉजिक है, मेन फंक्शन की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो जाके स्टोर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो बहुत सिंपल सा मेन फंक्शन है। अगर मेन फंक्शन के अंदर और कोई वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल होता है इंटीजर x इज इक्वल टू 25,
तो ये वेरिएबल कहाँ पे मेमोरी ऑक्यूपाई करता? ये वेरिएबल इस स्टैक फ्रेम के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई करता। तो ये जो वेरिएबल है जो भी मेन फंक्शन के अंदर बना हुआ है x इज इक्वल टू 25 यहाँ पर आकर स्टोर हो रहा होता कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब मेन फंक्शन जैसे ही सम फंक्शन को कॉल लगाएगा तो हमारे जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, प्रोग्राम का कंट्रोल कहने का मतलब है कि फ्लो, अब ये वाला काम हो गया तो अब ये वाला काम करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल आएगा, यहाँ पे फ्लो यहाँ पे पहुँचेगा। तो जब भी सम फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, तो जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे वैसे ही वो स्टैक मेमोरी के अंदर आकर अपनी जगह ले लेगा। तो सम फंक्शन क्या करेगा, सम फंक्शन यहाँ पर आएगा और स्टैक के अंदर सम फंक्शन के लिए ये जगह जो है वो एलोकेट हो जाएगी। अब सम फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आके स्टोर होंगे। जैसे सम फंक्शन में इंटीजर a है एंड इंटीजर b है, तो यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5 आकर स्टोर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आकर स्टोर हो गए। तो इस पूरी स्टोरी से हमें 3 चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहला तो एवरी फंक्शन इज स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ स्टैक फ्रेम्स। दूसरा, फंक्शन के जो सारे के सारे रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं वो उन्हीं के साथ, फंक्शन के पूरे लॉजिक के साथ ही स्टैक फ्रेम के अंदर आते हैं। तो फंक्शन जो है वो स्टैक, इसे हम कॉल स्टैक कहते हैं। तो फंक्शंस कॉल स्टैक के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं और उनका डेटा वहाँ पर स्टोर होता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ पर भी अभी हमारा कंट्रोल है, मतलब जिस करंट फंक्शन के अंदर अभी हम हैं, हमारे टॉप ऑफ द स्टैक में वही करंट फंक्शन होता है। जैसे ही 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट हो गया 8, और जैसे ही हमने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न करके कंट्रोल क्या करेगा, रिटर्न करके कंट्रोल वापस यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर वापस आए वैसे ही क्या होगा, स्टैक फ्रेम के अंदर ये वाला फंक्शन मेन फंक्शन को 8 वैल्यू रिटर्न कर देगा और खुद इस स्टैक से बाहर हो जाएगा। तो अब जब हम वापस यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे तो मेन फंक्शन के अंदर के ही वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। मेन फंक्शन के अंदर अगर हम ये इंटीजर ए, इंटीजर बी, इस तरीके की वैल्यूज़, या इसके अंदर भी अगर हमने कोई वेरिएबल अगर डिफाइन किया होगा तो उसको मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेमोरी के अंदर। इसका मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स कॉल इट वॉइड फन। वॉइड फन फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर x इज इक्वल टू 25। तो ये 25 मैंने बनाया, यहाँ पे चाहें तो 25 को सी आउट भी कर सकते हैं x। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन से इस फन फंक्शन को कॉल करेंगे और फन फंक्शन को कॉल करने के बाद अपने x को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स डू इट। तो अब क्या हुआ, हमारे पास शुरुआत में ही एक एरर आ गया कि यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के नाम को हम कहते हैं कि जो x हमने लिखा है, कंपाइलर हमें बता रहा है कि ये x तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे जो x है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। x तो कहाँ एग्जिस्ट करता है, इस फन फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि फन फंक्शन से हम बाहर आ गए यहाँ पर, तो फन फंक्शन तो डिलीट हो गया तो उसका x भी डिलीट हो गया मेमोरी से, तो अब यहाँ पर x एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से हमारे फंक्शंस जो हैं वो मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से फंक्शन करते हैं। जो भी हमारा करंट फंक्शन होता है वो हमेशा स्टैक के टॉप पर रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो सम फंक्शन है, अगर ये किसी और फंक्शन को भी कॉल कर रहा होता है, यहाँ पे लेट्स सपोज कोई और फंक्शन होता इंट ABC, और सम फंक्शन के अंदर हम क्या करते, रिटर्न करने से पहले अगर ABC को कॉल करते तो पहले हमारा सम फंक्शन आता, उसके बाद एक और स्टैक फ्रेम में हमारा ABC फंक्शन आता। तो फंक्शन इस तरीके से एक दूसरे को कॉल करते हैं तो स्टैक के अंदर वो जगह ऑक्यूपाई करते रहते हैं। फिर फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ऊपर से हट जाते हैं, ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये भी हट जाएगा। और फाइनली मेन फंक्शन जब रिटर्न 0 कर देता है तो ये भी हमारे स्टैक फ्रेम से हट जाता है और फाइनली हमारा जो पूरा का पूरा स्टैक होता है वो खाली हो जाता है। ऑल्सो फंक्शंस के अंदर ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है ये एक तरीके से फाइनल स्टेटमेंट होती है। कोई भी काम जो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखा जाता है फंक्शन के अंदर वो कभी पूरा नहीं होता। जैसे इफ़ दिस इज़ माई फन फंक्शन एंड यहाँ पर इफ़ आई हैव रिटर्न्ड वैल्यू 2, इसे 2 कर देते हैं एंड इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रख देते हैं, और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँ हेलो, तो ये जो हेलो है ये कभी भी प्रिंट नहीं हो रहा होगा। अगर हम फन फंक्शन को कॉल करें तो फन फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न हो गई 2 वैल्यू, और इस स्टेटमेंट तक हम कभी पहुंचते ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट अगर आपने लिख दी तो वो लास्ट स्टेटमेंट ही होनी चाहिए, उसके बाद कभी कोई काम आपको नहीं करवाना है। इनफैक्ट अगर हम एक वॉइड
रिटर्न टाइप रखते हैं अपने फंक्शन का, तो हम चाहें तो एम्प्टी रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये रिटर्न स्टेटमेंट किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रही, ये रिटर्न स्टेटमेंट कंट्रोल को रिटर्न कर रही है। कंट्रोल कहने का मतलब होता है कि अभी हम प्रोग्राम के अंदर कहाँ पर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखा, इफ़ दिस सम कंडीशन, यहाँ पे सम कंडीशन लिख सकते हैं। उसके बाद एल्स इफ आपने लिखा, यहाँ पे सम कंडीशन लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ और लिखा, एल्स लिखा। अब आप चाहते हैं जो सेकंड वाली कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो उस केस में आप इस कोड से ही, इस फंक्शन से ही रिटर्न करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अपने पूरे प्रोग्राम के बीच में भी हम कहीं पर रिटर्न कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये रिटर्न लिख देंगे, हम अपने मेन फंक्शन के अंदर वापस आ जाएंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट को बिना किसी वैल्यू के रिटर्न किए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिलेटेड टू फंक्शंस, विच इज़ पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया, लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, या अपने पुराने फंक्शन को देखते हैं विच वॉज द सम फंक्शन। अब लेट्स सपोज ये पुराने फंक्शन हटा देते हैं। लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया सम। इस सम फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स आते हैं, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस ए और बी का सम जो है वो रिटर्न करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सम फंक्शन काम करता है। तो जब भी सम फंक्शन के अंदर हम कोई वैल्यू पास करते हैं 5 और 4, तब तो हमें पता है ये 5 इस ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, 4 इस बी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन लेट्स सपोज यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 4। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने x और y को यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो जब हम सी आउट करेंगे अपना सम, हमारा सम फंक्शन तो बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा, पर इंटरनली ये जो पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट है किस तरीके से वर्क करेंगे वो देखते हैं। हमने इंटीजर, या इसे ऐसे कह देते हैं, हमने मेन फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ बनाई, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4। तो मेमोरी के अंदर ये जो 5 एंड 4 हैं, इन्होंने कोई जगह घेरी होगी। मेमोरी के अंदर यहाँ पे x होगा जिसने 5 जगह ली होगी, यहाँ पे y होगा जिसने 4 जगह ली होगी। तो जब मेन फंक्शन हमारे सम फंक्शन को कॉल करता है और सम के अंदर वैल्यूज़ आती हैं a एंड b, तो इस a के अंदर x की वैल्यू आएगी विच इज़ गोइंग टू बी 5, b के अंदर y की वैल्यू आएगी विच इज़ गोइंग टू बी 4। तो इस तरीके से जब भी आर्ग्यूमेंट्स भेजे जाते हैं और वो पैरामीटर बनते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, तो एक तरीके से वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी बनती है फंक्शन के लिए। ये सम फंक्शन का डेटा है, ये हमारी मेन फंक्शन का डेटा है। तो जब भी हम इन वैल्यूज़ को भेजते हैं तो हमारे पास एक a बनेगा विद द वैल्यू 5 एंड एक b बनेगा विद द वैल्यू 4। तो पुरानी जो वैल्यूज़ हैं, भले ही हमने उन्हीं वेरिएबल्स को भेजा हो, पर उनकी एक कॉपी बनती है जब भी नया फंक्शन उन्हें यूज़ करता है। इसको अगर एक और लेवल अप करके देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इन वेरिएबल्स को भी a और b ही नाम देते थे, x और y नहीं दिया, अब a और b दिया। तो ये जो a और b हम यहाँ पर पास कर रहे हैं और ये जो a और b यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ये दोनों अलग अलग a और b हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर x और y की जगह अगर हम लिख दें a एंड b, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, a b। तो जब भी हम मेन फंक्शन से अपने सम फंक्शन को कॉल लगाते हैं तो ये a b जो है इनकी कॉपी बनती है मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर हर एक वेरिएबल का अपना कुछ एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 100 एड्रेस को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे हर एक घर का एड्रेस होता है, तो वैसे ही मेमोरी में जगह का एड्रेस होता है। इसका एड्रेस अगर 100 है, इसका एड्रेस अगर 200 है, तो मेमोरी के अंदर ये जो a है ये किसी और एड्रेस पे बना होगा, ये जो b है ये भी किसी और एड्रेस पे बना होगा। और जब सम फंक्शन के अंदर हम हैं तो हम इन्हीं दोनों a और b को यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी चेंज अगर हम इन दोनों a b के अंदर करते हैं तो वो ओरिजिनल के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो a है, इसकी वैल्यू बढ़ाकर अगर मैं 15 कर दूं, b की वैल्यू बढ़ाकर अगर मैं 14 कर दूं, तो ओरिजिनल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा मेन फंक्शन में। जैसे यहाँ पर सम रिटर्न करने से पहले अगर a को बढ़ाकर मैं कर दूं a + 10 एंड b को बढ़ाकर मैं कर दूं b + 10, और फिर ये जो वैल्यूज़ हैं सम को प्रिंट नहीं कराते हैं, बस सिंपली हम सम ऑफ a एंड b को कॉल करेंगे। तो अब कायदे से a अगर 5 था और हमने 5 पास किया था, तो अब हमारे a की वैल्यू 15 हो जानी चाहिए, b की वैल्यू 14 हो जानी चाहिए। तो जब हम रिटर्न करेंगे सम ऑफ a + b, तो हमारे पास क्या सम रिटर्न होना चाहिए? हमारे पास सम तो रिटर्न होगा 29 के इक्वल, या इनफैक्ट इस सम को प्रिंट भी करवा लेते हैं तो हमें कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। सम तो रिटर्न होगा 29 के इक्वल, सम इज गोइंग टू बी 29। लेकिन अगर इस a को हम यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे एंड b को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे,
तो वैल्यूज़ हमारे पास 15 14 नहीं होंगी, वैल्यूज़ यही वाली वैल्यूज़ होंगी जो मेन फंक्शन के अंदर है। एक वैल्यू 5 होगी, एक वैल्यू 4 होगी। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। दो तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं, एक होता है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस का मतलब होता है कि हम ओरिजिनल चीज़ ही पास कर देते हैं, मतलब हम इसका एड्रेस ही पास कर देते हैं, तो जो भी 15 होगा वो इसी 100 वाले एड्रेस के ऊपर ही आकर चेंज होगा। तो पास बाय रेफरेंस अभी हमें उतना समझ में नहीं आएगा, पास बाय रेफरेंस को हम पॉइंटर्स वाला जो चैप्टर है उसको करने के बाद समझेंगे, तो हमें और डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ पास बाय वैल्यू पर। पास बाय वैल्यू का मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच इज पास टू द फंक्शन। तो जो भी चेंजेस फंक्शन करता है वो कॉलिंग फंक्शन मतलब मेन फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहते हैं। इसके लिए एक और आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया इंटीजर फन। इंटीजर फन एक वेरिएबल लेता है x, या इसको कह सकते हैं चेंज x। यहाँ पे क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं टू 2 into x, और यहाँ हम सी आउट कर रहे हैं x इज इक्वल टू अपने x की वैल्यू। मेन फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर x हम बनाएंगे जिसकी वैल्यू है 5 के इक्वल, एंड यहाँ से हम चेंज करेंगे x को यूजिंग दिस फंक्शन, और दोबारा से हम मेन फंक्शन के अंदर भी x की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर एक बार पॉज करना है और आपको बताना है कि इस पूरे के पूरे कोड का क्या आउटपुट आने वाला है। तो आउटपुट की अगर बात करें, x के अंदर 5 है वैल्यू, तो ये हमारा मेन फंक्शन है जिसने एक x बनाया है इक्वल टू 5, तो ये मेन फंक्शन की मेमोरी में जाके 5 जाकर स्टोर हो जाएगा। इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। अब मेन फंक्शन जब कॉल करेगा अपने फन फंक्शन को या चेंज x फंक्शन को, दिस फंक्शन इज चेंज x, तो चेंज x के अंदर क्या होगा, चेंज x के अंदर x की एक और कॉपी बनेगी एट सम अदर एड्रेस, वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है। पुरानी वैल्यू जो है यहाँ पर आकर कॉपी हो जाएगी। कॉपी क्यों हुई, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास पास बाय वैल्यू होता है, तो वैल्यू हमारे पास कॉपी हो गई। और अब हम x की वैल्यू को जब 2 into x यहाँ पर कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 2 into x से ये जो x है यहाँ पर हटके ये वैल्यू हो जाएगी 10 के इक्वल, और सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 10। सेकंड नंबर पे जब हम वापस जाएंगे मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन फंक्शन के अंदर अभी भी x की वैल्यू 5 है, तो सेकंड लाइन में हमारे पास x की वैल्यू प्रिंट होगी 5 के इक्वल। तो पहले 10 प्रिंट होगा फिर 5 प्रिंट होगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये नॉन वॉइड फंक्शन था, तो x इज इक्वल टू 10 एंड उसके बाद x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि पास बाय वैल्यू कैसे वर्क करता है। जनरली अगर हम कोई भी इंटीजर पास करेंगे, बूलियन वेरिएबल पास करेंगे, हम कोई भी फ्लोट पास करेंगे, डबल पास करेंगे, कैरेक्टर पास करेंगे, तो ये जो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स, ये हमेशा पास बाय वैल्यू होते हैं। और जनरली अगर हम वेक्टर की बात करें, आगे जाकर हम वेक्टर पढ़ेंगे, हम अपनी लिंक लिस्ट की बात करें, हम अपने स्टैक की बात करें, ये सारे के सारे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। तो जनरली STL C++ STL हमारी लाइब्रेरी होती है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसको बाद में जाके हम सीखेंगे। तो C++ STL के अंदर जो हमारे इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको जब हम पास करते हैं तो ये सारे पास बाय रेफरेंस होते हैं। पास बाय रेफरेंस को बाद में सीखेंगे, पर अभी के लिए ये याद रखना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल्स को जब हम पास करते हैं तो वो हमेशा पास बाय वैल्यू हो रहे होते हैं। नेक्स्ट अब एक और सवाल सॉल्व करते हैं, विच इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है num इज इक्वल टू 145, तो इसके डिजिट्स का हमें सम कैलकुलेट करके रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। तो डिजिट्स का सम हो जाएगा 1 + 4 + 5, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10। तो कैसे हम किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम रिटर्न कर सकते हैं? तो नंबर्स के जब भी हमें इंडिविजुअल डिजिट्स निकालने होते हैं ना, तो उसके लिए एक फिक्स तरीका होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कि हमें डिजिट्स का सम निकालने से पहले तो डिजिट ही निकालने पड़ेंगे। पहले हमें इस 5 को अलग करना पड़ेगा, फिर हमें इस 4 को अलग करना पड़ेगा, फिर हमें इस 1 को अलग करना पड़ेगा। अगर हमने अलग अलग डिजिट्स को निकाल लिया किसी भी नंबर के लिए, तो कुछ नहीं करना, बस इन डिजिट्स का सम ले लेना है। तो क्या हम ऐसा करें कि हमें बार बार किसी नंबर का डिजिट पता चल जाए? क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर मैं 10 के साथ रिमाइंडर ले लूँ, मॉड्यूलो ले लूँ, तो मेरे पास उस नंबर का लास्ट डिजिट आ जाएगा। जैसे 145 है, 145 जब 10 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा 14 और रिमाइंडर में रह जाएगी वैल्यू 5 के इक्वल, हमें ऑलरेडी पता है। तो 145 को जब 10 से मॉड्यूलो लेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 5। अब मुझे नेक्स्ट कौन सा रिमाइंडर चाहिए? अब मुझे नेक्स्ट रिमाइंडर में चाहिए 4। तो क्यों ना मैं अपने नंबर को चेंज करके 14 बना दूं
और 14 का दोबारा मैं 10 के साथ मॉड्यूलो ले लूँ, 14 का 10 के साथ मॉड्यूलो लूँगी तो दोबारा से मेरा आंसर आ जाएगा 4 के इक्वल। अब मैं अपने नंबर को दोबारा चेंज करके 1 बना दूँ, फिर 1 का दोबारा 10 के साथ मॉड्यूलो ले लूँ तो इस बार मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, और फाइनली जो नंबर की वैल्यू रह जाएगी, अब कुछ और नहीं बचा तो नंबर फाइनली 0 हो जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसको मैं कोड के थ्रू करना चाहती हूँ। तो उस प्रोसेस को लॉजिकली हम कोड के थ्रू कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखते हैं हमें स्टेप्स क्या परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो मेरे पास जो भी नंबर है उसका मैं मॉड्यूलो लेना चाहती हूँ 10 के साथ, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, ताकि मेरे पास रिमाइंडर आ जाए। और रिमाइंडर ही क्या है? रिमाइंडर ही मेरा डिजिट है, जिस डिजिट को मैं अपने सम के अंदर ऐड करना चाहती हूँ। अब जैसे ही मेरे पास ये रिमाइंडर आ गया, अब मैं क्या चाहती हूँ? अब मैं चाहती हूँ ये जो लास्ट डिजिट, ये जो रिमाइंडर मैंने निकाल लिया है, अब ये मेरे नंबर से हट जाए और मेरे पास बचा हुआ नंबर आ जाए। तो कभी भी अगर मुझे 145 में से 5 को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 के साथ। मुझे पता है 145 10 के साथ डिवाइड करके क्वोशंट दे देगा 14 और रिमाइंडर में दे देगा 5। तो कभी भी किसी नंबर से अगर बचे हुए नंबर को और लास्ट डिजिट को हमें अलग अलग करना होता है, तो नंबर का जब हम मॉड्यूलो लेंगे तब तो हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा, और नंबर को जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ नंबर आ जाएगा। तो ये एक रूल होता है, ये बहुत सिंपल मैथ की चीज़ है जिसको हम याद रख सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर इसको हम बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। तो पहला स्टेप अगर था कि हमें लास्ट डिजिट चाहिए था, हमें अपना लास्ट डिजिट चाहिए था नंबर का। उसके बाद अब अगर मुझे नंबर को छोटा करना है, मतलब बचे हुए सारे डिजिट्स चाहिए, तो मैं सिंपली नंबर को कर सकती हूँ नंबर डिवाइडेड बाय 10 के इक्वल। तो नंबर क्या होगा? नंबर चेंज हो जाएगा। और बार बार ये जो लास्ट डिजिट मेरे पास आ रहा है, अब मैं चाहूँ तो इसे प्रिंट करवा सकती हूँ, उसका सम ले सकती हूँ, उसका मल्टीप्लिकेशन ले सकती हूँ। अब हम इसके साथ कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसका लॉजिक कैसा दिखेगा? लॉजिक बेसिकली ऐसा दिखेगा कि एक तो हम अपना डिजिट सम ले सकते हैं, लेट्स कॉल इट डिजिट सम, जिसको इनिशियलाइज कर सकते हैं 0 के साथ। हम एक वाइल लूप लगा सकते हैं, जब तक मेरा जो नंबर है, नंबर के अंदर जो भी वैल्यू मैंने स्टोर की है, जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक मुझे अपने वाइल लूप को रन करके इन दोनों कामों को कराना है। हम चाहते तो फॉर लूप भी बना सकते थे, वाइल लूप भी बना सकते थे। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए वाइल लूप को समझना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा, तो वाइल यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली मुझे कब तक 145 को डिवाइड करते रहना है। ये एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये नंबर होता, पहले इसका मैं 0 वाला डिजिट निकालती, 1245 रह जाता, फिर मैं 1245 से 5 निकाल लेती तो 124 रह जाता, फिर मैं 124 से 4 निकाल लेती तो 12 रह जाता, 12 से 2 निकाल लेते फिर 1 रह जाता, 1 निकाल लेते तो फिर 0 रह जाता। तो बेसिकली जब भी हम नंबर को डिवाइड करते चले जाते हैं 10 से, 1 को फाइनली 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आंसर हमेशा 0 के इक्वल आएगा। तो तब तक लूप को रन करेंगे जब तक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और तब तक लूप को रन करके हमें इन दोनों कामों को परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो लास्ट डिजिट निकाल लेंगे, तो लास्ट डिजिट इज गोइंग टू बी आर नंबर मॉड्यूलो 10। उसके बाद नंबर को ही डिवाइड कर देंगे बाय 10 ताकि नंबर छोटा हो जाए। अब इस लास्ट डिजिट को हम अपने डिजिट सम के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो डिजिट सम प्लस इक्वल टू आर लास्ट डिजिट, तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी और लास्ट में जाके हम सी आउट करा देंगे अपना जो भी हमारा डिजिट सम रहा होगा। तो इस तरीके से हम सारे के सारे डिजिट्स का सम निकाल सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर नंबर। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 2356। 2356 के लिए सबसे पहले तो रिमाइंडर निकलेगा तो 6 को सम के अंदर ऐड कर लेंगे। ये हमारा सम है जिसके अंदर 6 ऐड हो गया, या इनफैक्ट इस सम को यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा सम है जिसके अंदर 6 ऐड हो गया। अब 6 ऐड हो गया तो इस नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 हट जाएगा, 235 बचेगा। फिर 5 निकाल लेंगे, 5 सम के अंदर ऐड हो गया, ये हट जाएगा। तो 23 बचेगा, उसमें से 3 निकाल लेंगे, 3 सम के अंदर ऐड कर देंगे, 2 बच गया, 2 निकाल लेंगे, 2 को सम के अंदर ऐड कर देंगे, ये भी हट गया और लास्ट में हमारे पास 0 वैल्यू बच गई। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 16। तो एक बार इसे कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कोड के अंदर वी आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन, लेट्स कॉल इट इंटीजर सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स के अंदर मेरे पास एक नंबर आएगा नम, जिसका हम सम ऑफ डिजिट्स निकालना चाहते हैं। तो एक ले लेते हैं इंटीजर डिजिट सम, इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लास्ट डिजिट निकाल लेंगे। तो लास्ट डिजिट इज गोइंग टू बी नंबर मॉड्यूलो 10। उसके बाद नंबर को ही छोटा कर देंगे तो नंबर इज इक्वल टू, या इसे कर सकते हैं नंबर डिवाइड इक्वल टू 10। एंड फाइनली अपने डिजिट सम के अंदर ऐड कर सकते हैं हम अपने लास्ट डिजिट को, एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना डिजिट सम। लेट्स सेव इट। मेन फंक्शन के अंदर
हमें सी आउट करना है सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स, जिसके अंदर हम अपना सेम नंबर पास कर सकते हैं 2 3 5 6, जिसका आंसर हमें पता है 16 के इक्वल आना चाहिए। तो इसे चेक करेंगे, द सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 16। तो इस तरीके से किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स का सम निकालना पॉसिबल है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट बाइनोमियल कोफिशिएंट फॉर गिवन n एंड r वैल्यूज। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट हमने मैथ के अंदर पढ़ा होगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट एग्जैक्टली क्या होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, उसके मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। हमें सिंपली इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम लिखते हैं NCR की फॉर्म में, जहाँ पे n और r कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 2। तो NCR कहता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसके लिए हमें सॉल्व करना है। जैसे अगर हमें दिया हुआ है 8C2, n की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 2 है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम 8 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे अपने 2 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ। दिस इज गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 8 जो होता है 8 इज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो इस 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 7 दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 28। तो NCR जहाँ पर N8 R2 है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 28। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमें 6C3 कैलकुलेट करना हुआ, जहाँ n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 3 है। तो दिस इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस इज 6। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है एंड ये फाइनली हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 20 के इक्वल। तो इस तरीके से हम किसी भी फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब NCR कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान चीज़ जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है, उसको तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। हमें ऑलरेडी पता है अगर मेरे पास कोई भी नंबर n हो या कोई भी नंबर x हो, कुछ भी नंबर हो, उसका हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पुराना फैक्टोरियल वाला फंक्शन होगा उसको हम यहाँ पर रीयूज़ करेंगे। सबसे पहले उससे हम n का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर हम r का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर हम n माइनस r का फैक्टोरियल निकालेंगे और उसके बाद सिंपली हमें बस डिवाइड करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर पॉज करके आप खुद से भी इसका पूरा कोड लिख सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल। तो कोड की अगर बात करें तो कोड के लिए सबसे पहले तो हमें अपना एक फैक्टोरियल फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिसको हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना, जल्दी से उसे लिख देना है, फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर n। हम एक फैक्टोरियल बना लेते हैं, इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ। फॉर इंटीजर i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। हमेशा फैक्टोरियल इनटू इक्वल टू i होता है, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फैक्टोरियल की वैल्यू को। तो हमारा फंक्शन हो गया जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देता है। अब हमें अगर गिवन है कि हमारा n है 8 के इक्वल एंड हमारा r है 2 के इक्वल, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें बेसिकली 3 टर्म्स कैलकुलेट करनी है। ये टर्म हमारी न्यूमरेटर की टर्म है, ये दोनों टर्म्स हमारी डिनोमिनेटर की टर्म है। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल ऑफ n कैलकुलेट कर लेते हैं। फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर हम अपने n की वैल्यू पास कर देंगे। बस हो गया यहाँ पर कैलकुलेट, और ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया, ऑलरेडी एक जो फंक्शन था उसको मैंने रीयूज़ कर लिया। इनफैक्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं कॉल्ड NCR। NCR के अंदर हम n पास करेंगे, अपना r पास करेंगे, और ये जो सारे काम है ये इस फंक्शन के अंदर हम करते हैं। तो NCR फंक्शन के अंदर हम बेसिकली अपना NCR कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर n और r पास करेंगे, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन है जो इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से फंक्शंस एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले फैक्टोरियल n कैलकुलेट कर लिया, इसी तरीके से फैक्टोरियल r कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस r की वैल्यू पास करनी है। एंड इसी तरीके से हमें फैक्टोरियल n माइनस r, NMR इसे मैं लिख रही हूँ, विच मीन्स n माइनस r, इसे कैलकुलेट करना है। तो इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल ऑफ n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। एंड ये जो वैल्यू है इसे हम कर देंगे यहाँ से रिटर्न। बहुत सिंपल है, पहले नीचे के जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स है मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ऊपर वाली से डिवाइड होकर वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इस सवाल को मैंने इसलिए नहीं कराया ताकि हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में जान जाए। इस सवाल को मैंने सिर्फ इसलिए कराया ताकि हम एक प्रैक्टिकल यूज़ केस देखें कि कैसे मेन फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है और वो फंक्शन किसी तीसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, और चाहे तो ये भी किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। एंड इनफैक्ट आगे जाके हम रिकर्जन जब पढ़ेंगे, रिकर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। रिकर्जन में हम देखेंगे कि एक फंक्शन खुद ही को बार बार भी कॉल कर सकता है।
तो पूरा का पूरा जो रिकर्जन है, पूरी की पूरी जो आधे से ज़्यादा प्रोग्रामिंग है वो रिकर्जन के ऊपर बेस्ड होती है कि कैसे एक फंक्शन खुद ही को बार बार कॉल करके कोई काम परफॉर्म करता है। तो ये NCR हो गया। लेट अस सी आउट आर फाइनल आंसर। तो हमारे पास आंसर आ गया 28 के इक्वल 8C2। अगर n की वैल्यू 6 हो जाती, r की वैल्यू 3 हो जाती, तो इस केस में आंसर हमारे पास आ जाता 20 के इक्वल। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए भी अपना कोई फंक्शन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के अंदर रिटर्न को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो ये हमारे बेसिक्स ऑफ अ फंक्शन हो गए। उसके बाद हमने काफ़ी सारे सवाल सॉल्व किए, जैसे फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, सम कैसे कैलकुलेट होता है, हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, हम डिजिट्स का सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके साथ में हमने जाना कि फंक्शंस मेमोरी के अंदर किस तरीके से वर्क करते हैं एंड कॉल बाय वैल्यू का क्या मतलब होता है। आगे जाके हम कॉल बाय रेफरेंस भी देखेंगे। अब ये सारी की सारी हमारी समरी हो गई है आज के लेक्चर की, एंड आई होप कि आज के लेक्चर से फंक्शंस के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अब साथ के साथ आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क प्रॉब्लम्स। सबसे पहले यू हैव टू राइट अ फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन यू हैव टू राइट अ फंक्शन टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू अ गिवन n। जैसे n की वैल्यू अगर 5 दी है तो 1 2 3 4 5 में से मुझे पता है, या इनफैक्ट इसे 1 नहीं करेंगे क्योंकि 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो 2 to n से, तो 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है, 5 एक प्राइम नंबर होता है। तो 2 से लेकर n तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आपको प्रिंट करवाना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज टू राइट अ फंक्शन टू प्रिंट nth फिबोनाची। फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची के बारे में आप जाकर पढ़ सकते हैं। फिबोनाची को हम आगे की क्लासेस में वैसे देख भी रहे होंगे, पर फिबोनाची हमारी एक सीरीज़ होती है नंबर्स की। फिबोनाची सीरीज़ होती है 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड इस तरीके से। बेसिकली फिबोनाची के अंदर हर एक जो नंबर होता है वो अपने पिछले 2 नंबर्स का सम होता है। हर एक जो नंबर होता है वो अपने पिछले 2 नंबर्स का सम होता है। तो इस तरीके की हमारी फिबोनाची सीरीज़ होती है, जिसमें ये जो टर्म होती है 0, इसको हम अपनी 0th टर्म कहते हैं, ये इसको अपनी फर्स्ट टर्म कहते हैं। सिमिलरली ये हमारी सेकंड टर्म होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी, सेवन्थ होगी। तो आपको कोई भी अगर n की वैल्यू दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 4 है, तो 0 1 2 3 4 ये हमारी 4th फिबोनाची टर्म है इक्वल टू 3। तो आपको किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए अपनी nth फिबोनाची टर्म को प्रिंट करवाना है। तो कैसे एक लूप लगाकर हम फिबोनाची को प्रिंट करवा सकते हैं, वो आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है। इसके बारे में आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, व्हाट इज़ फिबोनाची, हाउ टू कैलकुलेट द nth फिबोनाची। तो आपके लिए एक अच्छी काफ़ी सेल्फ लर्निंग वाला प्रोसेस हो जाएगा। ऑल्सो एक और चीज़ जो मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम दूंगी, दैट इज़ गोइंग टू बी स्विच स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ही एक पार्ट होता है जिसको हम स्विच कहते हैं। बेसिकली अगर हमारे पास कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे मेरे पास कोई वेरिएबल हो गया कैरेक्टर CH, तो कैरेक्टर CH में अगर A है तो एक काम होना चाहिए, B है तो दूसरा काम होना चाहिए, C है तो तीसरा काम होना चाहिए, D है तो चौथा काम होना चाहिए, E है तो अलग काम होना चाहिए। तो ये जो CH है इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो इन वैल्यूज़ के बेसिस पर हम एक स्विच बनाते हैं। स्विच का मतलब है जैसे घर में स्विच होते हैं, तो या तो वो ऑन हो सकता है और ऑफ हो सकता है, कि CH की अगर B वैल्यू है तो B वाला ऑन हो जाएगा, तो B वाले केस में जो भी हमने काम लिखा होगा वो सच हो जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट बहुत इजी होती है, बहुत बच्चों वाली होती है। अगर फंक्शंस और लूप्स और नेस्टेड लूप्स पैटर्न्स हमने कंप्लीट कर लिया है तो स्विच बिल्कुल आपको बच्चों वाली चीज़ लगेगी। मैं मजाक भी नहीं कर रही, बहुत सिंपल लगेगी। इट्स रियली इजी। एंड स्विच एक ऑप्शनल चीज़ है जिसको आप चाहें तो अपने टाइम में जाकर पढ़ सकते हैं एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। स्विच जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको DSA के अंदर हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल होती है। पर कभी कभी हो सकता है आपकी कॉलेज की क्लासेज में पूछ लें या कॉलेज के एग्जाम्स में पूछ लें, पर ये बहुत सिंपल चीज़ है, तो इसको मैं क्लास के अंदर कवर नहीं करूँगी क्योंकि हम अपनी प्लेसमेंट ओरिएंटेड, इंटर्नशिप ओरिएंटेड DSA कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल विच वी आर नॉट गोइंग टू यूज इन द फ्यूचर। तो इसको आप खुद जाकर एज होमवर्क प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं, और जैसे आप कंप्लीट कर लें मुझे बता देना कि यू हैव कंप्लीटेड स्विच ऑन योर ओन एंड यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज होमवर्क प्रॉब्लम्स। तो आज अगर हमने लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो नीचे आज की डेट डाल देनी है। यू कैन राइट दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर सक्सेसफुली, एंड होमवर्क प्रॉब्लम्स को भी कंप्लीट करने के बाद मार्क कर देना है कि इस डेट में, इस टाइम में आपने होमवर्क प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। लेक्चर के बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या सीखने को मिली, व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो यू कैन लेट मी नो ऑन ट्विटर, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।